अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया गजा बोर्ड ऑफ पीस का और आलमी सफारतकारी में एक नई बहस इसने छेड़ दी। पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के रहनुमाओं ने अमरीकी सदर के साथ इस चार्टर पर दस्तखत कर दिए हैं। तहम अब ये सवाल उठ रहा है कि प्लेटफॉर्म जो है वो अमली तौर पर गजा में जंगबंदी और देरपा अमन की राह को हमवार कर भी सकेगा या नहीं, या फिर ये ज़्यादातर सियासी और अलामती नौयत का कदम साबित होगा। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा के सामने एक नया बॉडी उसको खड़ा किया जा रहा है। आइंदा चंद हफ्ते इस बात का तयन करेंगे कि गजा बोर्ड ऑफ पीस में सिफारती बयानबाजी रहेगा या आलमी सियासत में वाकई कोई मौसर जो है असर रख पाएगा। इस सब पे बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर उस्मान वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो उस्मान साहब, कैसे देखते हैं इस तमाम तर मामले को? पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है एंड ऑल दैट। योर फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन टू द बोर्ड ऑफ पीस? जी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो रिएक्शन था वो यही है पूरी दुनिया की तरफ से जो आवाज़ें उठ रही हैं, स्पेशली ह्यूमन राइट्स के इदारों की तरफ, कि वो बोर्ड ऑफ पीस का जो शाइनी बड़ा सा उन्होंने पीछे बैकड्रॉप लगाया हुआ था उसमें गज़ा का नाम ही नहीं था। और ये ऐसा नहीं कि उस बोर्ड में नहीं था, वो जो 11 सफ़ात का चार्टर है जिसके 8 चैप्टर्स हैं, 13 आर्टिकल हैं, उसमें एक दफ़ा भी गज़ा का वर्ड मेंशन नहीं किया गया। तो इंटरनेशनल प्रेस तो लिख रहा है कि गज़ा पीस ऑफ बोर्ड, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को उस तरीके से नहीं देख रहे। फिर जो फाउंडिंग उसकी कौन बनाई गई है, सबसे पहली टियर है, 3 टियर हैं इसकी है। जो पहली टियर बनाई गई है उसके अंदर कौंसल के अंदर 7 लोग हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप के बडीज़ हैं। इक्विटी फार्म का हेड है, उसके अलावा विटकॉफ है, जेरेड कुशनर हैं उनके दामाद, और साथ में उनके कौमी सलामती के मुशीर हैं, और मार्को रूबियो हैं। और डोनाल्ड ट्रंप उसके अंदर लिखते हैं, उन्होंने खुद को सदर डिक्लेयर नहीं किया, मरते दम तक वो उस बोर्ड के चेयरमैन प्रेसिडेंट होंगे। और दूसरा, वो खुद जो है वीटो कर सकते हैं। हम अगर इसे मान लें कि एक पैरेलल मॉडल खड़ा किया गया तो इसमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के पास वीटो है, और वो चाहेंगे तो अपना जानशीन भी खुद ही तय करेंगे। और दूसरी टियर में तमाम मुल्कों को रखा गया, और अफसोस ये है कि थर्ड टियर है जिसमें फ़लस्तीनी शामिल हैं, एक म्यूनसिपलिटी के मुलाजिम के तौर के ऊपर है। डिसीजन मेकिंग में फ़लस्तीनियों का कोई रोल नहीं, किसी खातून को शामिल नहीं किया गया, वहाँ के ऊपर है। याद रखें, जिस दुनिया में मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ वो दुनिया जो है तब्दील हो रही है, वो ट्रांजिशनल फेज़ के अंदर है। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उस्मान साहब, इसके दो एब्सोल्युटली आपकी बात मुझ तक पहुंच गई। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। एक एस्पेक्ट ये कहता है कि आप गजा के लोगों को अकेला तो नहीं छोड़ देंगे, इसलिए किसी को तो उनके लिए आवाज़ उठानी है, और इस पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत इसी का सबूत है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस तो भी है कुछ जो इस पर कमेंट करें। सम आर अगेंस्ट इट, और वो ये कह रहे हैं कि जिस बोर्ड के अंदर फ़लस्तीन की कोई हैसियत नहीं और आपने टॉप टियर में इसराइल को शामिल किया गया है, उस बोर्ड में पाकिस्तान क्यों शामिल हो गया है? ये मॉरली गलत है। आप इसको किस साइड से देख रहे हैं? मैं इस, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम जो है देख रहे हैं उसको आज की दुनिया के अंदर, जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो रियासतों के लिए सबसे मुकद्दम होते हैं, और ये ह्यूमन राइट्स की डिबेट जो है वो तो वेस्ट भी उसे बैकड्रॉप पीछे बैक बर्नर पे फेंक चुका हुआ है। यही अभी दिसंबर के महीने में नेतन्याहू अमेरिका गए तो वो फ्रांस की स्पेस से गुजर के गए, आईसीसी के अंदर वो जो है सिग्नेटरी हैं, उन्होंने तो उसको उतार के अरेस्ट नहीं किया। ये 3 साल से जो मैं और आप कत्लेआम देख रहे हैं, ये यूरोप भी देख रहा है, लेकिन वहाँ पे ये वीटो का खेल जो है पूरी दुनिया ने देखा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बड़ी प्लॉजिबल ऑप्शन को एग्जॉस्ट किया है। ये मोरालिटी की बहस एक साइड के ऊपर है। हम इस वक्त स्टेक होल्डर हैं वहाँ के ऊपर, हम चाहते हैं कि वाइट हाउस तक हमारी एक्सेस रहे, वहाँ के ऊपर हमारे इकोनॉमिक डिविडेंड्स वो भी हम चाहते हैं। और फिर मुस्लिम दुनिया जो है, याद रखें पाकिस्तान ने अकेले ज्वाइन नहीं किया, मैं पाकिस्तान को यहाँ सिंगल एंटिटी के तौर पे नहीं देखता। 8 मुल्कों के साथ पाकिस्तान की जॉइंट डिक्लेरेशन गई है, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, टर्की, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सारे मुल्क शामिल हैं, और उसमें कैटेगोरिकली पाकिस्तान का भी ये स्टांस था। इज दिस द न्यू यूनाइटेड नेशंस, उस्मान साहब? मेरे ख्याल में नहीं। नो डाउट इस पे बातें तो हो रही हैं कि पैरेलल मॉडल खड़ा किया गया। ये डोनाल्ड ट्रंप के 3 साल जो बाकी रह गए हैं उस तक ही मामला चलेगा, मॉडल चलेगा। और याद रखें, यूनाइटेड नेशन का मॉडल रूल बेस्ड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं था, मैं इस बात को नहीं मानता। ये रूल बेस्ड ऑर्डर उनके लिए सेंटर ऑफ प्रिविलेजेस, क्या सॉवरन इक्वालिटी का असूल तमाम मुल्कों के ऊपर है, यूएन जनरल असेंबली में बिल्कुल नहीं। जॉर्ज ऑरवेल कहता है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर देन इक्वल। जो P5 थे, क्या वो सेंटर ऑफ प्रिविलेज नहीं कि एक हाथ खड़ा कर देगा और 193 का डिसीजन जो है उसी वक्त ओवरटर्न कर देते हैं? तो मेरे ख्याल में यहाँ के ऊपर भी मामला कमोपेश वही है। उस्मान साहब, फिर इसमें ये चीज़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी वीटो का इस्तेमाल, ये बोर्ड ऑफ पीस में भी एक वीटो की एक चीज़ आ गई है, और कल जब ये तमाम तर हो गई मीटअप तो उसके बाद भी 4 लोग गजा में मारे गए। सो व्हाट्स गोइंग टू चेंज? एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ है कि जब तक ट्रंप का टेन्योर है तब तक ठीक है,
उसके बाद कोई चीज़ होती है तो फिर यानी कि इसकी कोई लॉन्ग टर्म गारंटी भी नहीं है कि जनाब ये दिस इज फॉर यू नो प्लीज गो ऑन। इसकी बिल्कुल भी नहीं है। और याद रखें, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो फोरम बनाया है, ये कोई गजा के लोगों के सियासी मुस्तकबिल, उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए नहीं है। वो पोर्ट्रे ऐसे कर रहे हैं इस तरीके से कि एक एंटरप्राइज बन रही है, एक दिवालिया कंपनी जो है, एक दिवालिया सेटअप जो है उसको टेक ओवर किया जा रहा है। आप उसमें इस्तिलाहें चेक करें, उसमें टर्मिनोलॉजी चेक करें, वो उसी तरीके से है जैसे कोई रियल स्टेट का मॉडल है और आप इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं कि आके यहाँ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, अभी जेरेड right. कुशनर ने जो 4 फेज का प्लान निकाला है, हाँ। उसमें सारी गुफ्तगू यही है। मिडल ईस्ट रिवरिया, वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, कोस्टल टूरिज्म जोन, मिक्स्ड, ये इस सारी बहस के अंदर, इस टर्मिनोलॉजी के अंदर गजा के यानी कि लोगों का कोई रोल नहीं। आप जो है एक कागज़ पे पेंसिल से कुछ बनी लकीरों को रबर से मिटा के और उस पर अब दोबारा कुछ लिखना चाह रहे हैं। उस्मान साहब, ये किसी भी मौके पे, किसी भी इवेंट पे हो सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने डावोस को क्यों चुना? एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक अलग से इसका मैंडेट अलग होता है ना, बाय डावोस। जी जी, डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मैंने कहा ना, ये सारा बिजनेस मॉडल है सारे का सारा, और मेरे ख्याल में उससे सूटेबल कोई नहीं हो सकता था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। All the leaders डोनाल्ड were ट्रंप coming को पता है there. जिस दुनिया में मैं मुनव्वर कर रहा हूँ उसमें टैरिफ का हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं। Yeah. और यूरोप भी जो है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उस तरीके से गजा के लोगों को ना प्रोटेक्ट कर सका सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और ना ही उन्होंने उस तरीके से टफ टाइम दिया, क्योंकि उनके स्टेक्स थे वहाँ के ऊपर, उनकी वेपन की सप्लाई थी है। तो डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह समझते हैं कि कंट्रीज के जो प्राइम इंटरेस्ट होते हैं वो उनके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में इसे फ्रेम किया गया। और आज अगर यूरोप इसका हिस्सा नहीं तो किसी आलमी तौर के ऊपर इंसाफ, असूल पसंदी की बुनियाद के ऊपर नहीं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं कि जनाब यूक्रेन में उन्हें वो लेवरेज नहीं मिल रहा, ग्रीनलैंड के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप का रेटरिक है, इसलिए सारी गुफ्तगू जो मैक्रोन ने की या मार्स ने की वहाँ के ऊपर है वो इररेलेवेंट है। मैं प्रैक्टिकल आपसे इस वक्त गुफ्तगू करना चाहता हूँ इस हवाले से। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि ये गजा पीस बोर्ड जिस वक्त साइन हो रहा था, वहाँ पे बलडोज कर दिया गया UNRWA के अपना पूरे स्ट्रक्चर को ईस्ट यरूशलेम के अंदर, और इसराइली वहाँ के ऊपर खड़े थे जब UN के वर्क एंड रिलीफ एजेंसी के पूरे बड़े ऑफिस को जो है वहाँ पे बलडोज किया गया। उसके अलावा आप देखें पूरी मलेशिया बना रहा है, वेस्ट बैंक के अंदर है। बेन गवीर जो उनके कौमी सलामती के मिनिस्टर हैं, इस साल उन्होंने 2025 में 2,60,000 जो इसराइली आबादकार हैं उन्हें लाइसेंस दिया है, और वो पिस्टल्स अमेरिकन साख्ता है, राइफल्स हैं, वो एक पूरी मलेशिया वहाँ के ऊपर खड़ी कर रहे हैं, पैरेलल है। और दूसरा हम देखते हैं कि वहाँ के ऊपर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 69 इलीगल सेटलमेंट्स अप्रूव कर दिए हैं, चेक पोस्ट में इजाफा किया, सड़कें बंद कर दी हैं, और 42% इस वक्त फ़लस्तीनी जो हैं वो येलो लाइन जो कि स्क्वीज करके अंदर की तरफ जा रही है, 21 लाख लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ये प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया भी इसको अच्छी तरह समझती है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग इस प्रोसेस से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। जी राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान वराई साहब आपके वक्त के लिए, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।